गुड मॉर्निंग गाइज। आज से हम सब स्पेशल बिहार 72 बीपीएससी के लिए, जो कि बहुत ही वरदान साबित होता है। आज से बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री पूरे 50 पेज का है। इसको 5 सेट में हम डिवाइड करके ख़त्म करेंगे। पाँचों सेट का प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। आप सब वहाँ से इस बुक को कवर कर सकते हैं और उम्मीद है कि ये सारा जितना भी ये सारा फैक्ट है, इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो स्पेशल बिहार की ये मॉडर्न हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन है वो यहीं से पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यूरोपीय कंपनी का आगमन से। यूरोपीय कंपनी का आगमन। बिहार में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन 17वीं सदी से प्रारंभ हुआ। उस समय बिहार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे, जिन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र हुगली में स्थापित किया था। वही हुगली के नाव के माध्यम से पटना आया करते थे और साथ में मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि लाते थे। पुर्तगाली जो था वो बिहार में व्यापारिक केंद्र हुगली में स्थापित किया था और हुगली से ही नाव के माध्यम से वो पटना आए थे और पटना में वो मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि लाते थे। वापसी में सूती वस्त्र एवं अन्य प्रकार के वस्त्र ले जाते थे। वहाँ से वो चीनी मिट्टी लेके के बर्तन लाते थे और वापस में सूती वस्त्र अन्य प्रकार के वस्त्र ले जाते थे। 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने भी बिहार में कई स्थानों पर सोरे का गोदाम स्थापित किया। डच ने सोरे का गोदाम स्थापित किया। पूछा जाएगा कि बिहार में सर्वप्रथम सोरे का गोदाम किसने स्थापित किया, तो डचों ने किया था। सर्वप्रथम डच ने पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की। तो पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। इसकी अभिरुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि संबंधित व्यापार था। जो डच थे वो क्या करते थे, सोरा और अफीम का व्यापार करते थे। 1662 में बंगाल में डच मामलों के प्रधान कौन थे? नाथियास वेंगटनबरुक। प्रधान इसका नाथियास वेंगटनबरुक, नाम याद रखिएगा, ने मुगल सम्राट औरंगजेब से संबंधित एक फरमान बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए प्राप्त किया था। इसने किससे? औरंगजेब से व्यापार के लिए फरमान प्राप्त किया था। किसके लिए? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए किया था। डच यात्री ट्रेवरनी 21 दिसंबर 1665 को पटना पहुंचा। उसके बाद उसने छपरा से यात्रा की। छपरा में उस समय सोरे का शुद्धिकरण किया जाता था। सोरे पर अधिकार के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एवं डच कंपनियों के बीच हमेशा तनाव उत्पन्न होते रहते थे। 1848 ईस्वी में विद्रोही अफगान सरदार शमशेर खान ने पटना पर आक्रमण कर दिया। 1848 में विद्रोही अफगान सरदार शमशेर खान ने पटना पर आक्रमण किया तथा फतवा स्थित डच फैक्ट्री को भी लूटा। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सफलता ने डचों की स्थिति को दयनीय बना दिया। 1758 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। फिर लास्ट में अंग्रेज ने 1758 पर इस पर पूरा सोरे के व्यापार पर पूरा एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। नवंबर 1759 में बेदरा के निर्णायक युद्ध में डच अंग्रेजों के हाथों पराजित हुए। बेदरा का जो युद्ध हुआ था अंग्रेज और डच के बीच, जिसको बेदरा के युद्ध से जानते हैं, वो 1759 में हुआ था। उसमें डच पराजित हो गया था और उसका अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। वे किसी तरह से अपने चिनकुसा, कासिम बाजार एवं पटना के माल गोदाम को सुरक्षित रखने में सफल हो पाए थे। कुछ भाग था जो उसने अभी तक पटना में चिनकुसा, कासिम बाजार एवं पटना के माल गोदाम को सुरक्षित रखा।
इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की और इनकी अभिरुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार थी। ये क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1780 से 81 के बीच यूरोप में ब्रिटेन एवं हॉलैंड के बीच युद्ध छिड़ जाने के कारण बिहार में भी दोनों कंपनियों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। 10 जुलाई 1781 को पटना मिलिशिया के कमांडिंग ऑफिसर मेजर हार्डी ने पटना डच गोलमाल गोदाम को जब्त कर लिया। 10 जुलाई 1781 को पटना मिलिशिया के कमांडिंग ऑफिसर मेजर हार्डी ने पटना डच गोलमाल गोदाम को जब्त कर लिया। छपरा एवं सिंधिया की डच फैक्ट्रियों को भी अपने कब्जे में ले लिया। 5 अगस्त 1781 को पैट्रिक हिटले ने डच फैक्ट्री की कमान मैक्सले से ग्रहण की। इसके बाद है 8 अक्टूबर 1784 को डच कंपनी के गोदाम से फिर से वापस दे दिया गया। पुनः 1795 ईस्वी में फैक्रो डच युद्ध के कारण भारत में डच ठिकानों को अंग्रेजी सरकार के अधीन कर दिया गया, लेकिन 1817 ईस्वी में डच माल गोदाम को पुनः वापस कर लिया गया तथा 1824 से 25 ईस्वी में व्यापारिक केंद्रों को अंतिम रूप से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में सम्मिलित कर दिया गया। कब कर लिया गया? 1824 से 25 ईस्वी में डच व्यापारिक केंद्रों को अंतिम रूप से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में सम्मिलित कर लिया गया। आगे देखते हैं बिहार में फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन। अंग्रेजों ने मार्च 1757 में चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया था। कासिम बाजार में फ्रांसीसी कंपनी के कुछ प्रमुख जियालो को बंगाल छोड़ने पर विवश होना पड़ा। जियाला 2 मई 1757 को भागलपुर पहुंचा और 3 जून को पटना आया। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रैंकोइस मार्टिन के नेतृत्व में 1664 ईस्वी में की गई। मार्टिन ने 1674 में पांडिचेरी की स्थापना तथा शीघ्र ही उसने माही, कराईकल और एवं दूसरी जगहों पर फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। कुछ वर्षों के उपरांत फ्रांसीसियों ने बंगाल में प्रवेश किया एवं चंद्रनगर की स्थापना की। इसके तत्काल 1734 ईस्वी में उन्होंने पटना में माल गोदाम की स्थापना की। फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य दिलचस्पी बिहार का सोना प्राप्त करना था। अपने प्रभुत्व एवं व्यापार के उद्देश्य से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एवं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती थी। अंग्रेजों ने मार्च 1757 में चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। कासिम बाजार में फ्रांसीसी कंपनी के प्रमुख जियोली का बंगाल छोड़ने पर विवश होना पड़ा। जियाला 2 मई 1757 को भागलपुर पहुंचा और 3 जून को पटना आया। पटना में बिहार के डिप्टी गवर्नर राजा राम नारायण ने उसका स्वागत किया, बैरक के निर्माण के लिए जगह प्रदान की। प्लासी के युद्ध में विजयी होने के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन बिहार के जनरल आईकोट ने जियाला को पटना से निष्कासित कर दिया, फ्रांसीसी माल गोदाम पर कब्जा कर लिया। 1761 ईस्वी में पांडिचेरी भी फ्रांसीसियों के हाथ से निकल गया। 1763 में डायरी की संधि के तहत फ्रांसीसी कंपनी को अपने खोए क्षेत्र वापस मिले। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भारत में फ्रांसीसियों की व्यापारिक गतिविधि सिमटकर कहाँ तक रह गई? पांडिचेरी तक रह गई। धीरे धीरे 1814 ईस्वी तक बिहार एवं भारत में फ्रांसीसी गतिविधियाँ लुप्तप्राय हो गई। अब बिहार में डेनिश कंपनी का आगमन। बिहार में डेनिश कंपनी भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनी में डेनमार्क का नाम सबसे अंत में लिया जाता है। डेनमार्क सबसे अंत में आया था बिहार में। 1774 से 75 ईस्वी में पटना में डेनमार्क की कंपनी की फैक्ट्री की स्थापना हुई। पटना में डेनमार्क की फैक्ट्री की स्थापना हुई। मई 1775 में पटना की डेनिश फैक्ट्री के प्रमुख जॉर्ज बर्नर ने बिहार में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल एवं उनकी परिषद से फरमान की थी। डेनिश कंपनी मुख्य रूप से सोरे का व्यापार करती थी।
डेनिश कंपनी मुख्य रूप से सैन्य सोरे का व्यापार करती थी। 1801 में ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन एवं डेनमार्क के बीच 1801 में ग्रेट ब्रिटेन एवं डेनमार्क के बीच युद्ध आरंभ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में भी दोनों कंपनियों के बीच तनाव उत्पन्न हुए। पटना के डेनिश फैक्ट्री एवं श्रीरामपुर की कोठी को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। 1802 ईस्वी में आर्मियों की संधि हुई और भारत में डेनमार्क के स्वामित्व वाले क्षेत्रों को वापस कर दिया गया। 1845 ईस्वी तक बिहार के सारे डेनिश माल गोदाम एवं ठिकाने अंग्रेजों के अधीन कर लिए गए। अब है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। बिहार में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्थायी माल गोदामों की स्थापना को लेकर विद्वानों में मतभेद है। अधिकतर इतिहासों का मानना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्थायी माल गोदाम 1691 ईस्वी में पटना के गुलजार बाग में की गई थी। इतिहासकार का मानना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्थायी माल गोदाम की स्थापना 1691 ईस्वी में पटना के गुलजार बाग में की गई थी। कंपनी की रुचि आमवर्ती, कैलिको, वस्त्र एवं कच्चे रेशम से संबंधित व्यापार थे। इसके अतिरिक्त वो सोना तथा अफीम को भी व्यापार का अभिन्न अंग मानते थे। पटना के समीप लखवार में कैलिको वस्त्र बड़े पैमाने पर तैयार किए गए थे। पटना के समीप लखवार में कैलिको वस्त्र बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते थे। 1664 में जॉब चार्नक को पटना की अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख नियुक्त किया गया था। 1664 में जॉब चार्नक को पटना की अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख नियुक्त किया गया था, जो 1680 से 81 तक इस पद पर बना रहा। बिहार के सूबेदार शाइस्ता खान को 1680 ईस्वी में अंग्रेजों की कंपनी के व्यापार पर 3.5% कर लगा दिए गए जाने के कारण जॉब चार्नक ने 1686 ईस्वी में हुगली शहर को लूट लिया। बिहार के सूबेदार जो शाइस्ता खान थे 1680 ईस्वी में अंग्रेजों की कंपनी के व्यापार पर 350 कर लगा दिए जाने के कारण जॉब चार्नक ने 1686 ईस्वी में हुगली शहर को लूट लिया। परिणाम स्वरूप शाइस्ता खान ने बंगाल एवं बिहार में अंग्रेजों की समस्त संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया, लेकिन 1690 ईस्वी में एक समझौते के तहत अंग्रेजों को पुनः व्यापार करने का स्वतंत्रता प्रदान की गई। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही अंग्रेजों की व्यापारिक गतिविधियों में रुकावट आई। उसके बाद फारुखसियर के शासन काल में 1783 में पटना फैक्ट्री को बंद कर दिया गया, लेकिन पुनः 1717 ईस्वी में अंग्रेजों एवं बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। पटना फैक्ट्री को अंग्रेजों ने 1718 ईस्वी में पुनः खोल दिया। नवाब में अलीवर्दी खान के दबाव के कारण पटना फैक्ट्री 1750 ईस्वी में पुनः बंद कर दी गई, लेकिन हॉलवेल के प्रयास करके 1755 ईस्वी में पटना फैक्ट्री को पुनः शुरू कर दिया गया। 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध एवं 1764 के बक्सर युद्ध के फलस्वरूप अब बिहार ब्रिटिश आधिपत्य में पूर्ण रूप से आ गया। बक्सर युद्ध के पश्चात लॉर्ड क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की एक संधि हुई, जिसके द्वारा कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। अब आते हैं अंग्रेजी शासन की व्यवस्था के ऊपर। प्रारंभ ही व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। मध्यकाल में बिहार व्यापार का प्रमुख केंद्र था एवं एडवर्ड टेरी, राल्फ फिटिच, पीटर मुंडी, ट्रेवर आदि व्यापारियों ने बिहार का दौरा कर गतिविधियों का विस्तृत वर्णन किया है। बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान एवं अलीवर्दी खान के शासनकाल में विदेशी व्यापारिक कंपनी ने मुख्य रूप से बिहार में व्यापारिक गतिविधियों में अपने आप को लगाए रखा और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं दबी रही। 16 अक्टूबर 1756 को मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला द्वारा शौकत जंग पराजित हुआ। सिराजुद्दौला को अंग्रेजों की ओर से युद्ध का खतरा था
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम के किलेबंदी प्रारंभ की। इससे सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 23 जन 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजी विजय हुए। उन्होंने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। उसके पुत्र मीरन को बंगाल का उप नवाब बनाया गया, लेकिन बिहार की वास्तविक सत्ता राजा राम नारायण के हाथों में आ गई। 1760 ईस्वी में मीर कासिम अंग्रेज़ों की सहायता से बंगाल का नवाब बना, लेकिन अंग्रेज़ों से उसका संबंध अधिक दिनों तक मधुर नहीं रह सका। मीर कासिम ने 1761 ईस्वी में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित कर दी। मुंगेर की रक्षा के लिए उसने दुर्ग का निर्माण किया। बिहार के नवाब दीवान राम नारायण से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे। उसे अनुशासनहीनता के आरोप में मीर कासिम ने बंदी बनाना चाहा, लेकिन राम नारायण ने अंग्रेज़ों से जा मिला। मीर कासिम ने अपनी गवर्नर बैंसीटाट को पत्र लिखकर उसे लौटाने की मांग की। बैंसीटाट ने राम नारायण को उसके हवाले कर दिया और उसने राम नारायण की हत्या कर दी। मीर कासिम ने 1761 ईस्वी में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थित मुंगेर की रक्षा के लिए उसने दुर्ग का निर्माण किया। ये मेन फैक्ट है जो कि बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है। उसी क्वेश्चंस के को देखते हुए यहाँ पर एक फैक्ट दे दिया गया है। मीर कासिम ने कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दत्तक के दुरुपयोग पर रोक लगा दी, जिससे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम से क्रुद्ध हो गई। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के समर्थक सेठ हीरा चंद एवं उसके भाई स्वरूप चंद को मुंगेर में नज़रबंद कर लिया। पटना के अंग्रेज एजेंट एलिस को नगर पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया गया। एलिस ने 24 जून 1763 को पटना पर अधिकार कर लूटपाट की एवं उनके निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई। विवश होकर मीर कासिम ने अंग्रेजी एजेंट एलिस के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई प्रारंभ की। एलिस को बंदी बनाकर मुंगेर ले आया। पटना में मीर कासिम ने अंग्रेजी अधिकारियों का कत्लेआम किया और यह घटना पटना हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस हत्याकांड के उपरांत मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया। 2 सितंबर 1763 को बिहार के राजमहल के उद्यानवाला के युद्ध में मीर कासिम अंग्रेज़ों के हाथों पराजित हुआ। मीर कासिम अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आया और 4 दिसंबर 1763 को क्रमनासा नदी पार कर अवध राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं क्या है। बक्सर की पराजय ने जहां मीर कासिम के भाग्य का सूर्यास्त कर दिया, वहीं बिहार पर अंग्रेज़ों का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। मुगल सम्राट ने तत्काल परिस्थितियों को ध्यान में रखकर 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई। आगे अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब घोषित किया। अंग्रेज़ों ने पटना के कर्नलगंज और मारूगंज की मंडियों पर अधिकार कर लिया। पूर्णिया के लक्कड़ मंडी पर भी अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया। नवाब को वहाँ से होने वाली 50,000 रुपये वार्षिक आय से वंचित कर दिया गया। पटना की पराजय के बाद मीर कासिम अवध के नवाब बख्श शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने लगा। मीर कासिम मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ संयुक्त सेना के साथ पटना की ओर प्रस्थान किया। अंग्रेजी सेना का प्रधान कर्नल घबरा गया। कलकत्ता काउंसिल ने हेक्टर मुनरो को सेनापति नियुक्त किया। मुनरो जुलाई 1764 में पटना पहुंचा और रोहतास के किलेदार शाहूमल को प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लिया। मुनरो सोन नदी पार कर बक्सर पहुंचा, जहां 22 अक्टूबर 1764 को भारत के 3 प्रमुख ताकतों के साथ उसका युद्ध हुआ।
जिसका परिणाम अंग्रेज़ों के पक्ष में रहा। बक्सर की पराजय ने जहां मीर कासिम के भाग का सूर्यास्त कर दिया, वहीं बिहार पर अंग्रेज़ों का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। मुगल सम्राट ने तत्काल परिस्थितियों को ध्यान में रखकर 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को प्रदान कर दी गई। अब नेक्स्ट है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन आंदोलन। जन आंदोलन के बहुत सारे क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछी गई है, तो इस पे आप सब ध्यान से इसको सुनिए। जब कंपनी ने सन 1767 में इस क्षेत्र में पदार्पण किया तो यहाँ असंतोष व्याप्त हो गया। जनजातीय शैली वैसे भी कठिन थी, फिर भी ऊपर से प्राकृतिक अकालों एवं आपदाओं से इनके सामने बड़े भीषण संकट पैदा कर दिए गए। आर्थिक कठिनाइयाँ और अन्न के अभाव से इन जनजातियों को तोड़ कर रख दिया। इस पर भी मुगल, मराठों एवं स्थानीय जमींदारों ने इनका दमन व शोषण करके इन्हें विद्रोही बना दिया। प्रशासकीय स्तर पर जनजातीय लोगों के हितों एवं अधिकारों का हनन तथा दमन किया जा रहा था। इसके साथ इन लोगों ने अपनी सभ्यता एवं संस्कृति पर भी खतरा मंडराता दिखाई दे रहा था। इस प्रकार सभी कारणों ने जनजातीय विद्रोह को जन्म दिया। इन जनजातीय लोगों अपनी संस्कृति, अधिकारों एवं स्वतंत्रता के किसी भी हस्तक्षेप में पसंद नहीं था। अंग्रेजों के साथ आई उनकी ध्रुव संस्कृति भारतीयों को पसंद नहीं थी, तथा फिर जनजातीय लोगों ने इसे कैसे सहन करते। अंग्रेजों के आने से जनजातीय लोगों को अपनी पहचान एवं स्वतंत्रता खतरे में पड़ती दिखाई देने लगी। 17वीं शताब्दी के अंत में जनजातीय विद्रोह शुरू हो गए, जबकि अंग्रेज यहाँ केवल 2 दशक पहले आए थे। इन जनजातीय विद्रोहों में अंग्रेजों की पक्षपातीपूर्ण नीति का भी हाथ था। अंग्रेज किसी एक हितैषी बनकर अन्य सबको शोषण की भट्टी में झोंक देते थे। राजा, जमींदार, अधिकारी सभी जनजाति प्रजा के लिए यमदूत सिद्ध हो गए थे। इन विद्रोहों के पीछे लोगों का स्वाभिमान स्पष्ट झलकता था। अंग्रेजी शासन के कुल 13 जनजातीय विद्रोह हुए, जिसमें से मुख्य विद्रोह का वर्णन इस प्रकार है। अब देखिए सब कौन कौन से विद्रोह हुए हैं जो क्वेश्चंस पूछा जाता है बार बार बीपीएससी में। पहला है तमाड़ विद्रोह। 1771 इसमें अंग्रेजों के छोटा नागपुर पर अपना अधिकार जमा लिया था। यहाँ के राजाओं एवं जमींदारों की कंपनी का संरक्षण मिल चुका था, जिससे इन लोगों के प्रजा के शोषण को छूट मिल गई थी। जमींदारों ने किसानों की जमीनें हड़पनी शुरू कर दी। इस शोषण नीति ने उराव जनजाति के लोगों में विद्रोह की आग भड़का दी। इस जनजाति ने 1789 ईस्वी में अपने विद्रोही तेवर दिखाने शुरू कर दिए और जमींदारों पर टूट पड़ी। 1794 तक इन विद्रोहों ने जमींदारों के हित को इतना भयभीत कर दिया क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी सरकार से अपनी रक्षा करने की गुहार लगाई। अंग्रेजों ने परिस्थिति को भांपा और पूरी शक्ति से विद्रोह को कुचल दिया। इससे कई व्यवस्थाओं का सूत्रपात हुआ और कुछ समय तक शांति बनी। जब दोबारा इसकी जमीन को हड़पा जाने लगा तो ये विद्रोह व्यापक हो गया। नेक्स्ट है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह यह आंदोलन 1800 में चेरो किसानों ने अपना राजा के विरुद्ध शुरू किया था। यह विद्रोह तब अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति के विरुद्ध हुआ जब कंपनी ने कूटनीति से जयनाथ सिंह को अपदस्थ कर लिया और इसके स्थान पर गोपाल राय को राजा बना दिया गया। कुछ समय बाद गोपाल राय कुछ विद्रोही चेरो सरदारों के साथ मिल गया, जिससे अंग्रेजी रुष्ट हो गए। अंग्रेजों ने गोपाल राय को बंदी बनाकर पटना जेल में डाल दिया गया। इसके बाद अंग्रेजों ने चूड़ामन को वहाँ का राजा बना दिया। चूड़ामन राय कोई भी कार्य अंग्रेजी की सलाह से ही करता था और इससे जनजातीय हित प्रभावित होते थे। इससे लोगों में असंतोष व्याप्त हो गई और चेरो सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में खुला विद्रोह शुरू हो गया। चूड़ामन राय ने अंग्रेजों से मदद की गुहार लगाई और इस विद्रोही दल पर टूट पड़ा। कर्नल जोन्स ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। 2 वर्षों तक चेरो विद्रोह अंग्रेजों और चूड़ामन राय को चकाते रहे। अंततः भूषण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1802 में इस विद्रोही चेरा नेता को फांसी दी गई और इसके बाद यह विद्रोह भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट विद्रोह है हो विद्रोह। हो विद्रोह यह विद्रोह सन 1821 से 22 छोटा नागपुर के हो लोगों ने सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध किया। जगन्नाथ सिंह के प्रति हो लोग तटस्थ थे और इनका किसी भी कोई भी झगड़ा नहीं था। नागवंश के राजा ने इन पर 1-2 बार आक्रमण किया था, लेकिन सिंहभूम के राजा के साथ इनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। जब बाद में सिंहभूम के राजा ने अंग्रेजों की अधीनस्था स्वीकार कर ली और अंग्रेजों की नीति के फलस्वरूप अपने ही मित्रों के साथ वह व्यवहार करने लगा तो हो लोग भड़क उठे।
मेजर रफसेज ने इन लोगों को अपने कई स्वार्थों का प्रयोग किया और इन्हें झूठे आश्वासन देकर बेवकूफ़ बनाया। फैक्ट क्या है, वो लोगों ने एकत्रित होकर इस सेना को तहस नहस कर दिया और इससे रफसेज घबरा गया, इसलिए उसने अपनी सेना को गुटियालोर गांव भेज दिया जहां वो लोगों की संख्या अधिक थी। वो लोग जल्दी ही समझ गए थे कि उन्हें मूर्ख बनाकर भोलेपन का लाभ उठाया जा रहा है। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो रफसेज समझ गया कि वे लोग विद्रोही होते जा रहे हैं। उनके विद्रोह की झलक चाईबासा में वापसी दल को लूटने और कुछ लोगों की जान लेने से मिली। रफसेज ने तुरंत एक सेना की टुकड़ी वो लोगों के विरुद्ध भेजी। वो लोगों ने एकत्रित होकर इस सेना को तहस नहस कर दिया। इससे रफसेज और घबरा गया। इसने अपनी सेना को गुटियालोर गांव भेज दिया जहां वो लोगों की संख्या अधिक थी। अंग्रेज़ों ने गांव में आग लगाने के साथ साथ वहां बहुत तबाही मचाई। वो लड़ाकों ने भी हथियार नहीं डाले, वे जी जान से लड़ते रहे। रफसेज की हालत चिंताजनक लगने लगी, अतः उसने और सैनिक बना लिए। 1 महीने तक लगातार संघर्ष करने के बाद हो विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस प्रकार कुछ शर्तों और करों के साथ अंततः शांति स्थापित हो सकी। नेक्स्ट विद्रोह है कोल विद्रोह। यह व्यापक विद्रोह छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम और मानभूम की कई जनजातियों का संयुक्त विद्रोह था, जो अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेपों के शोषण के खिलाफ उपजा था। अंग्रेज समर्थित जमींदार इन वर्गों, विशेषकर कृषकों एवं ऐसा खून चूस रहे थे कि इन्हें भोजन के लिए भी तरसना पड़ रहा था। इतने अवांछित करों और जबरन वसूली से इन लोगों को खून के आंसू रुला दिए थे। कृषि और शिकार पर आश्रित इन लोगों से मानक कर वसूलने के लिए इन पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। कर चुकाने की असमर्थता में इनकी जमीन दिकवों को दी जाती थी। जमींदार इससे बेगार कराते थे। वे स्वयं पालकी में चलते और कहारों का कार्य आदिवासी लोग करते थे। इनके पशुओं की देखभाल भी आदिवासी ही करते थे। कैथवर्थ ने कहा है, इन जमींदारों ने किसानों पर इतने अत्याचार किए कि गांव-गांव उजड़ गए। इन सामंती व्यवस्था को जमींदार शायद ही किसानों के हित की कोई बात सोचता। प्रशासनिक वर्ग अलग से इनका खून चूस रहा था, फलतः आबादी का ह्रास हो रहा था और लोग बस किसी प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे थे। कोल विद्रोह झारखंड के इतिहास का महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसके अनेक दूरगामी परिणाम हुए। इसी विद्रोह से प्रशासनिक व्यवस्था की सुधार की नींव रखी गई। इसी संबंध में W. बुलेट ने कहा है, राजा की शासन व्यवस्था घोर निराशावादी और इन दबे वर्गों के प्रति शोचनीय थी। किसानों की जमीन जबरन छीनी जा रही थी और बाहर लोगों को दी जा रही थी। इनकी शिकायत पर किसी शासक या प्रशासक का रवैया सहानुभूति भी नहीं था। इस लूट, दंड और उत्पीड़न ने कितने ही जानें ले गई थी। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे नैतिक कारण थे जिन्होंने इन आदिवासी लोगों के मन के विद्रोह की भावना पैदा कर दी थी। अतः इन लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया था और यह कभी भी ज्वालामुखी की तरफ फट सकता था। मुंडा जनजाति ने बदगांव में आदिवासियों की एक सभा बुलाई। यह सभा में लोगों में कोल आदिवासी आए और वहीं से यह भीषण विद्रोह आरंभ हुआ। इसकी चपेट में दिकू, अंग्रेज और अनेक समर्थित जमींदार आए। विद्रोह ने गांवों के जला दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि इस विद्रोह और इसके तत्कालिक कारण ने विद्रोह की आग को सिंहभूम, टोरी, हजारीबाग और मानभूम तक के सभी क्षेत्रों को प्रज्वलित कर दिया। इसके द्वारा विद्रोह में लगभग 1000 लोग मारे गए थे। इस व्यापक विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार ने रामगढ़ में सेना एकत्रित की और बाहर भी सेना बुलाई गई। विद्रोह का नेतृत्व, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसका नेतृत्व कौन था कोल विद्रोह का, तो बुद्धू भगत, सिंह राय और सूर्यमुंडा कर रहे थे। अंग्रेजी सेना की कमान कैप्टन विलिंकिंसन के हाथों में थी। तो अब क्वेश्चन से पूछा जाता है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, बुद्धू भगत, और उस समय अंग्रेजी सेना की कमान कैप्टन कौन था, विलिंकिंसन के हाथों में था। जब अंग्रेजी सेना के विद्रोहियों से सामना हुआ तो बहुत जनधन की हानि हुई। बुद्धू भगत अपने 150 सैनिकों के साथ मारा गया। यह विद्रोह लगभग 5 साल तक चला, जिससे मरने वाले विद्रोह की संख्या अधिक रही और कंपनी को भी इसकी चिंता हो गई। कंपनी ने विद्रोह के कारण की जांच पड़ताल की। झारखंड की शासन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किए गए। बेहतर न्याय व्यवस्था और पारदर्शी प्रणाली के गठन की आवश्यकता महसूस हुई। उस समय तक झारखंड में अंग्रेजों ने बंगाल के ही सामान्य नियम लागू रखे थे, लेकिन अब परिस्थिति की जटिलता को देखकर रेगुलेशन 13 नाम से एक नया कानून बनाया, जिसके अंतर्गत रामगढ़ जिले को विभाजित कर दिया गया। एक और अलग नए प्रशासनिक क्षेत्र का गठन किया गया, जिससे जंगल महाल और ट्रिब्यूटरी महाल के साथ एक नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाया गया।
इस प्रशासन क्षेत्र को जनरल के प्रथम एजेंट के रूप में गवर्नर के अधीन किया गया। इस व्यवस्था से विल्किंसन को पहला गवर्नर बनाया गया, जो पहले सेना में कैप्टन था और इस विद्रोह के दमन के लिए भेजा गया। कोल विद्रोह झारखंड के इतिहास का महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि अनेक दूरगामी परिणाम हुए। इसी विद्रोह ने प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार की नींव रखी। अब नेक्स्ट है भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है। गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है। यह विद्रोह जनजातीय जमींदारों और जनजातीय लोगों का संयुक्त विद्रोह था, जिसकी अगुवाई बड़भूमि के राजा बेलाक नारायण के पोते गंगा नारायण ने की थी। तो भूमिज विद्रोह का कौन था नेतृत्व? गंगा नारायण था। इस विद्रोह के पीछे कुछ राजनीतिक कारण थे, तो साथ ही मूल रूप से यह विद्रोह आदिवासी उत्पीड़न से उपजा था। बड़ा भूमि के जागीर को गंगा नारायण ने उसके भाई माधव सिंह ने हड़पने का षड्यंत्र रचा था। माधव सिंह दीवान था, उसने जनता का बहुत शोषण किया था। जब गंगा नारायण ने उसका विरोध किया तो वो कंपनी सेना की शरण में जा पहुंचा। गंगा नारायण के हालात की गंभीरता को समझा और उसने उन जमींदारों से संपर्क किया जो अंग्रेजी व्यवस्था से त्रस्त थे। उसने उनके साथ गंगा नारायण के जनजातीय लोगों को भी समर्थन मिला, क्योंकि आदिवासी लोग इस व्यवस्था से बहुत निराश थे। काल और हो जाति के लोग तो बुरी तरह से निराश थे। इस प्रकार गंगा नारायण के नेतृत्व में एक संयुक्त विद्रोह की भूमिका बनी, जिसमें जनजातीय लोगों की भूमिका रही। सन 1832 में जब कोल विद्रोह को दबाने का प्रयास चल रहा था, उसी दौरान गंगा नारायण ने अपने विद्रोही गुट के साथ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने भूमिज विद्रोह की संज्ञा दी। शीघ्र ही विद्रोह ने व्यापक रूप ले लिया और कंपनी सेना इन विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट बेंडन और टीमर के नेतृत्व में निकल पड़ी। खरसावा का ठाकुर अंग्रेजों की ओर से लड़ा। इस लड़ाई में गंगा नारायण मारा गया। खरसावा के ठाकुर ने उसका सिर काटकर कैप्टन विल्किंसन को पहाड़ में भेज दिया। विद्रोह का दमन हो चुका था, लेकिन विल्किंसन को इस विद्रोह ने कुछ और सोचने पर विवश कर दिया। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी को वस्तुस्थिति समझकर उनसे परामर्श कर दिया कि जंगल महाल में प्रशासकीय परिवर्तन की आवश्यकता बताई। रेगुलेशन 13 के अंतर्गत जंगल महाल जिलों को स्थगित कर दिया गया। इसकी दीवानी अदालत बंद कर देगी। नई गठन नीति लागू हुई, जिसमें शेरगढ़, विष्णुगढ़ और सोना पहाड़ी को वर्धमान में शामिल कर लिया गया तथा शेष भागों को मिलाकर मानभूम को जिला बना दिया गया। इस जिले में झालदा, धनबाद, सुपोर, रायपुर, अंबिकानगर, बड़ा भूम और श्याम सुंदरपुर सहित कई मुख्य क्षेत्रों को शामिल किया गया। इसका तत्कालिक मुख्यालय मानबाजार बनाया गया। सन 1838 में बदलकर पुरुलिया ले जाया गया। इस प्रकार भूमि विद्रोह भी प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार का एक कारण बना। अंग्रेज अधिकारी जान गए थे कि आदिवासी लोग को न्याय व्यवस्था की पारदर्शिता न मिलना, किसी प्रकार का उत्पीड़न रोज नए विद्रोह को जन्म देने वाले कारण थे। प्रशासनिक व्यवस्था को गवर्नर के अधीन करके इस दिशा में सार्थक कदम उठाया गया था। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट विद्रोह है संथाल विद्रोह, और बहुत बार इससे यूपीएससी में प्रश्न बनाया गया है। अब संथाल विद्रोह को हम सब पढ़ते हैं। बीरभूम, ढालभूम, सिंहभूम, मानभूम और बांकुड़ा के जमींदारों द्वारा सताए गए संथाल 1790 ईस्वी में संथाल परगना क्षेत्र, जिसे दामिन कोह के नाम से भी जाना जाता था, में आकर बसने लगे। इन्हीं संथालों द्वारा किया गया विद्रोह झारखंड के इतिहास में सबसे अधिक चर्चित हुआ, क्योंकि इसके कंपनी और उसके समर्थित जमींदारों, सेवकों और अधिकारियों को बहुत बड़ी संख्या में जनहानि पहुंचाई गई थी। इस प्रकार विद्रोह के कारण एक कृषक उत्पीड़न प्रमुख था। संथाल जनजाति भी कृषि और वनों पर निर्भर थी, लेकिन जमींदारी प्रथा ने इन्हें इनकी ही भूमि से बेदखल करना शुरू कर दिया था। अंग्रेज समर्थित जमींदार पूरी तरह से संथालों का शोषण कर रहे थे और साथ ही कंपनी के कृषि करों को इतना अधिक कर दिया था कि संथालों को इसे चुकाने में असक्षम थे। इसके अतिरिक्त पहाड़ी लोग के आगमन से इन संथालों को अपनी भूमि पर सिमटने का विवश और निर्धन कर दिया। संथाल जीवन निर्वाह के लिए साहूकारों और जमींदारों के शोषण चक्र में फंस रहे थे। ये लोग उचित ब्याज दर पर ऋण लेते थे और फिर वसूली के नाम पर मानसिक एवं शारीरिक शोषण भी करते थे। न्याय व्यवस्था भी इन संपन्न एवं समृद्ध शासकों का साथ देती थी। इस उत्पीड़न जाल से बाहर निकलने का मार्ग संथालों के सामने न होने से ये लोग आत्महत्या कर रहे थे।
अब फैक्ट क्या है मेन, सन 1832 में जब कोल विद्रोह को दबाने का प्रयास चल रहा था, उसी दौरान गंगानारायण ने अपने विद्रोही गुट के साथ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। इस विद्रोह में अंग्रेजों की भूमिज विद्रोह की संज्ञा दी। ये भूमिज विद्रोह के बारे में बताया गया था। ऐसी विकट स्थिति में साधारण लोग ईश्वर के अवतार को ही कामना करते हैं। ईश्वर भी ऐसे लोगों की पुकार अनसुनी नहीं करता। तभी तो संथालों के ऐसे घोर उत्पन्न का विरोध करते करते सिद्धू कानू नामक 2 जवान सामने आए और इन दोनों ने दिन रात एक करके संथालों के विद्रोह का सरस भरा और उन्हें एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया। सन 1855 में हजारों संथालों ने भोगन डी और चुन्नू मांझी के 4 पुत्र सिद्धू कानू चांद और भैरव के नेतृत्व में एक सभा की, जिसमें उन्होंने अपने उत्पीड़कों के विरुद्ध लामबंद लड़ाई लड़ने की शपथ ली थी। सन 1855 में हजारों संथालों ने भोगनाडी के चुन्नू मांझी के 4 पुत्र सिद्धू कानू चांद और भैरव के नेतृत्व में एक सभा की, जिसमें उन्होंने अपने उत्पीड़कों के विरुद्ध लामबंद लड़ाई लड़ने की शपथ ली। सिद्धू कानू ने लोगों में एक नई ऊर्जा और उत्साह भर दिया। उन्होंने एकजुट होकर भूमि से दिकुओं को चले जाने की चेतावनी दी। इन दिकुओं में अंग्रेज और उनके समर्थित कर्मचारी, अधिकारी और जमींदारी आदि थे। सरकारी आज्ञा न मानने, दामिन क्षेत्र में अपनी सरकारी स्थापित करने और लगान न देने की घोषणा की गई। इस बीच दरोगा महेशलाल दत्त की हत्या कर दी गई। चेतावनी देने के बाद 2 दिन बाद संथाल ने अपने शासकों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। अंबर के जमींदार की हवेली जला दी गई। महेशपुर राजमहलों पर भी देवरों ने कब्जा कर लिया। अधिकारी और जमींदार इनके मुख्य निशाने पर थे। फिर जो बाहरी व्यापारी थे, उनके मकान एवं दुकान को तोड़ दिया गया। यह खुला सशस्त्र विद्रोह था जो कहलगांव से राजमहल तक फैल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहलगांव से राजमहल तक। संथाल विद्रोह की लड़ाई कहाँ से कहाँ तक, तो कहलगांव से राजमहल तक फैल गया था। यह विद्रोह 1856 में बीरभूम, बांका और हजारीबाग में फैल गया। यह देख कंपनी चिंतित हो गई और बातचीत के द्वारा संथालों को समझाने का प्रयास किया जाए, लेकिन धैर्य की सीमा पार करके उपजा संथालों का आक्रोश कुछ भी सुनने का तैयार नहीं थे। संथाल तो अपनी भूमि से अंग्रेजों और उनके समर्थकों को भगाने या समाप्त करने की शपथ ले चुके थे। अंग्रेजों के कार्यालयों को भस्म किया जाने लगा था। जहाँ भी कोई अंग्रेज दिखाई देता, उसे वहीं ढेर कर दिया जाता। संथाल साक्षात कालबन हो गए थे। दुर्दांत होकर उन्होंने अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को भी मार डाला। संथालों के हंगामे से अंग्रेजी प्रशासन में हड़कंप मच गया। कंपनी ने सेना को खुली छूट देकर इस विद्रोह को दबाने का आदेश दिया। अंग्रेजों ने भी संथालों के प्रति बहुत बर्बरता दिखाई, उनके गाँव के जला दिए। अंग्रेजी सेना संथालों के नेताओं की धरपकड़ में दिन रात एक करने लगी और इसमें सफलता भी मिली। अधिकांश विद्रोही नेता या तो मारे गए या फिर बंदी बना लिए गए थे। चांद और भैरव गोलियों के शिकार हो गए। सिद्धू और कानू पकड़े गए, उन्हें बरहेट में फांसी दे दी गई। इस विद्रोह को फिर भी कुछ सफलता वैसे मिली, क्योंकि संथालों ने अपने क्षेत्र में अधिकांश अंग्रेजों और उनके समर्थकों को या तो मार दिया था या भगा दिया था। जो शेष बचे भी थे वे बहुत समय तक आतंक के साए में जीते रहे। इस विद्रोह के जनक सिद्धू कानू वर्तमान झारखंड के लोगों के लिए पूजनीय हो गए। आज भी उन्हें झारखंड के जननायक के रूप में याद किया जाता है। सिद्धू कानू की गाथाएं आज भी झारखंड के लोगों के लिए आज वो एवं शक्ति की प्रेरणा स्रोत है। जनवरी 1856 ईस्वी तक संथाल परगना क्षेत्र में संथाल विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन सरकार ने संथालों की वीरता और शौर्य को भी स्वीकार किया। सरकार को प्रशासनिक परिवर्तनों की अनिवार्यता स्वीकार करनी पड़ी। संथाल विद्रोह के परिणामस्वरूप 30 नवंबर 1856 को विधिवत संथाल परगना जिला की स्थापना की गई और एसली एडन को प्रथम जिलाधीश बना दिया गया। नेक्स्ट है खरवाड़ आंदोलन। खरवाड़ आंदोलन, जिसका नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया, इसका उद्देश्य प्राचीन मूल्य और जनजातीय परंपराओं को पुनः स्थापित करना था। इस आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र संथाल परगना था। इसके साथ वे भूमि संबंधी समस्याओं में सुधार के अलावा सामाजिक कर्मों में शुद्धि के परिवर्तक भी थे, इसलिए मदिरा आदि का इसमें विरोध किया गया। आंदोलन के प्रति पूर्ण समर्पण वाले सापाहार कल्हाए और उदासीन लोग बाबाजिया कल्हाए। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा आंदोलन। यह आंदोलन बिहार के जनजातीय क्षेत्रों में सबसे अधिक संगठित और व्यापक माना जाता है। इस आंदोलन के नायक बिरसा मुंडा को भगवान के अवतार की अपनी मान्यता मिली। मुंडा जनजाति भी अन्य जनजातियों की तरह कृषि और वनों पर निर्भर होकर अपनी परंपराओं मान्यताओं को सहेज रही थी। यह जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र की प्रमुख जनजातियों में से एक थी और इसके लोग कभी विवादों की सुर्खियों में नहीं बने थे। शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले मुंडा लोग भी उत्पीड़न और अंग्रेजी लूटमार में बगावत पर उतरे।
इनके विद्रोह का एक मुख्य कारण इनकी संस्कृति पर अन्य संस्कृतियों की परछाइयों का भी पड़ना था। कुछ आपसी मतभेद जो हर जाति जनजाति में पाए जाते हैं मुंडा लोगों में भी रहते थे। इनका मेल जोल हिंदुओं से भी था। इससे कारण कुछ मुंडा हिंदी परंपराओं के अनुसरण भी करने लगे थे। मतभेदों के कारण कुछ मुंडा ईसाई मिशनरियों की ओर भी चले गए। जैसा कि छोटा नागपुर में जमींदार और राजाओं का शोषण चक्र चल रहा था, तो ये लोग भी उसकी चपेट में आ गए थे। इनकी ज़मीन को हड़पा जा रहा था और करों का बोझ भी बढ़ता जा रहा था। फलतः इनका जाल भी इनको अपने शिकंजे में जकड़ रहा था। न्याय व्यवस्था तो बस नाम मात्र के लिए रह गई थी। और सबसे बड़ा झटका तो मुंडाओं को तब लगा जब ना तो हिंदू मित्रों और ना ही ईसाई मिशनरियों ने इनकी कोई सहायता की, जिसके करने पर ये लोग अपनी पारंपरिक न्याय से दूर हो गए थे। बिरसा मुंडा ने सन 1895 तक लगभग 6000 मुंडाओं को एकत्रित कर दिया। यह अब तक का सबसे बड़ा दल था। भले ही यह मिथक था, लेकिन सब बिरसा को भगवान का अवतार ही माने जाने लगा। मुंडा लोग इन सब बातों से पूरी तरह हतोत्साहित हो चुके थे और अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए चिंतातुर थे। ऐसे समय बिरसा मुंडा नामक नौजवान मुंडा जनजाति के उत्थान को बीड़ा उठाकर आगे आया। उसका यह कहना था कि वह ईश्वर की आज्ञा और शक्ति लेकर मुंडाओं को उनके अधिकार और बाहरी शक्तियों से उन्हें आज़ाद कराने के लिए अवतार के रूप में आया है। इस युवक की वाणी में ओज था। इसमें तत्कालीन व्यवस्था पर चोट करने की क्षमता भी थी। जल्द ही कुछ मुंडा युवक प्रभावित होकर इससे जुड़ गए। वह धार्मिक आख्यानों के माध्यम से लोगों में नवचेतना जागृत करता। इसी कारण वह छोटा नागपुर क्षेत्र में देवदत्त की तरह माना जाने लगा। इसके विचारों में लगभग सभी विषयों पर मनन करने की क्षमता थी। सही वह सभाएं आयोजित कर लोगों को कुरीतियों में दूर करने के लिए कहता, जीवन निर्भरता को स्थान देने की बात करता और साथ ही अपनी संगठन शक्ति को ज्ञान करने की बात करता। उनकी मित्र मंडल ने ही शीघ्र उन लोगों के बीच ईश्वरीय शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। बिरसा मुंडा ने सन 1895 तक लगभग 6000 मुंडाओं को एकत्रित कर दिया। यह अब तक का सबसे बड़ा दल था। भले यह मिथक था, लेकिन बिरसा को भगवान का अवतार माने जाने लगा। उसने लोगों को अपने उद्देश्यों का अवगत कराया। जो मुंडा ने नए जनजाति को नए ओज से भर दिया। उसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे। अंग्रेज सरकार का पूरी तरह दमन कर लेना, छोटा नागपुर सहित सभी अन्य क्षेत्रों से दिकुओं को भगा देना, स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना। बिरसा मुंडा ने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिंसात्मक होने से भी गुरेज न करने का संदेश दिया। उसने सभी मुंडाओं को साहस के साथ धर्म युद्ध में कूदने का आह्वान किया और योजना बनाकर साहूकारों, जमींदारों, मिशनरियों और दिकुओं आदि पर हमला कर दिया। हमला तो जोरदार था, लेकिन शासन व्यवस्था ने उसे जितना सफल नहीं होने दिया जितना सफल होने की बिरसा ने आशा की थी। उसे रांची में कंपनी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ दिन बाद उसे मुक्ति भी मिल गई तो वो फिर से अपने दल में आ मिला। अंग्रेजों ने भूमि अधिकार संबंधी नए नियम बनाए। काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार मुंडारी खुंटकारी व्यवस्था को लागू कर दिया गया। इस बार बिरसा मुंडा ने अपनी योजनाओं को भली भांति सुदृढ़ रूप दिया। 25 दिसंबर 1857 को जब क्रिसमस का दिन था तथा ईसाई लोग इस दिन जश्न मनाने वाले थे, हमले के लिए चुना। इस हमले में अधिक से अधिक ईसाइयों को मौत के घाट उतारने का संकल्प लिया गया। निश्चित दिन मुंडा विद्रोहियों ने चारों ओर से हाहाकार मचा दिया। जश्न में डूबे ईसाइयों तथा उन मुंडाओं को मार दिया गया जो ईसाई धर्म अपना चुके थे। यह एक बड़ा नरसंहार था जिसमें ब्रिटिश शासन को झकझोर रख दिया गया। स्थानीय पुलिस बल भी इस मुंडा विद्रोह का शिकार हुआ। चारों ओर त्राही मच गई। जब कंपनी ने रांची से सेना भेजी और निर्दयतापूर्वक इस विद्रोह को दबाया गया। बिरसा मुंडा और उनके साथी गया मुंडा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल में रहते हुए कुछ असाध्य बीमारों और समुचित उपचार के अभाव में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। वहीं कंपनी के लिए यह विद्रोह एक सबक सारिका साबित हुआ। उसने अपनी नीतियों में बदलाव किया। अंग्रेजों ने भूमि अधिकार संबंधी नए नियम बनाए और काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार मुंडारी खुंटकारी व्यवस्था को लागू किया गया। प्रशासनिक सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया गया। आदिवासियों को दिलों से प्रशासन के प्रति घृणा को समाप्त करने का प्रयास किया गया। सन 1908 में गुमला अनुमंडल बनाया गया, जबकि खूंटी को सन 1905 में ही अनुमंडल बना दिया गया था। यह प्रशासन व आदिवासियों के बीच विश्वास बहाल करने के प्रयास थे। बिरसा आंदोलन सही मायने में एक सफल आंदोलन कहा जाता है। इसने जनजातियों में आत्मसम्मान, अधिकारों की रक्षा, धार्मिकता की रक्षा जागृत करने के लिए साथ ही इन्हें रूढ़ियाँ, अंधविश्वासों से दूर रहने की प्रेरणा दी गई। इस आंदोलन ने अंग्रेज सरकार को जनजातियों के प्रति संवेदन रहने में विवश किया। बिरसा मुंडा ने अपने अल्प जीवन में लोगों को जागृत किया और आज भी इसे भगवान बिरसा मुंडा के रूप से याद किया जाता है। तो दोस्तों,
आज इतना ही। कल नेक्स्ट पार्ट सेट इसका 2 लेके आएंगे। 5 सेट इनका बनाया है, 50 पेज का है, 10-10 पेज का। कल दूसरा सेट लेके आएंगे। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। और बीपीएससी 72 प्रीलिम्स जुलाई में लास्ट में होने वाला है, तो उस तक हम बिहार को पूरा कंप्लीट कर देंगे। करेंट अफेयर्स लगभग कंप्लीट कर देंगे और 50 सेट मिसलेनियस का हम इसमें लगाने वाले हैं। तो आप सब इसमें कंटिन्यू बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू, गुड डे।